नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएससी साइंस ट्यूशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन जो जनन वाला चैप्टर चल रहा है उसके अपन ने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 6 के अंदर जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य हेडिंग डालनी है और इसके अंदर भी ब्लैक पेन से यौन संक्रमित रोग वाली हेडिंग डालनी है और इसमें लिखना है। लिखो बेटा। लिखो यौन ऑब्लिक लैंगिक संपर्क द्वारा संचरित रोगों को यौन संक्रमित रोग कहते हैं। यौन संक्रमित रोग कहते हैं। उदाहरण फर्स्ट लिखना है बेटा, जीवाणु जनित रोग। इसके अंदर है सिफिलिस और गोनोरिया। गोनोरिया नहीं दे रखा, तुम्हारा गोनेरिया दे रखा है बेटा किताब के अंदर, तो इसको नहीं करना है, इसके अंदर गोनेरिया ही करना। जीवाणु को बैक्टीरिया भी बोलते हैं ना बेटा, तो बैक्टीरिया जनित रोग आ जाए तो भी क्या लिखना है, सिफिलिस और गोनेरिया। इसके बाद में विषाणु को क्या बोलते हैं, और वायरस जनित रोग। इसके अंदर लिखना है बेटा HIV, AIDS, मस्सा। समझा वो वायरस है बेटा, क्या है वायरस। इधर देखो बेटा, यौन संक्रमित रोग, कोई भी जीव जनन के द्वारा अपने संतान उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं बेटा, संतान उत्पन्न करते हैं। तो नर और मादा क्या करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो उस संबंध बनाते टाइम क्या होता है बेटा, ये बीमारियां हो जाती है। कौन कौन सी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की वजह से क्या हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं। ठीक है, और विषाणु या वायरस जनित रोग भी हो सकते हैं, जिसके अंदर से जो जीवाणु जनित रोग है वो अपने दो दे रखा है बेटा, सिफिलिस और गोनेरिया। ठीक है, और विषाणु वायरस जनित जो रोग है वो HIV एड्स के कारण, एड्स का तो बेटा क्या है, बीमारी है। और HIV क्या है, इसका एक तरह से वायरस है। क्या है बेटा, वायरस। तो इस वायरस की वजह से कौन सी बीमारी होती है, एड्स। कौन सी होती है बेटा, एड्स। और एक है मस्सा, एक कौन सी है, मस्सा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा पॉइंट डालो बेटा, गर्भ निरोधन की विधियां। सेकंड वाला
गर्भ निरोधन की विधियां। गर्भ निरोधन की विधियां डाल लिया। अब इधर देखो बेटा, गर्भ निरोधन यानी कोई भी मादा अगर गर्भ धारण नहीं करना चाहती, क्या नहीं करना चाहती बेटा, गर्भ धारण नहीं करना चाहती, तो उसको निरोधन यानी उसको रोकने के लिए कौन कौन सी विधियां शामिल की गई है। ठीक है, अब गर्भ का विकास कहां पे होता है बेटा, गर्भ का विकास कहां पे होता है, गर्भाशय में। कहां पे होता है, गर्भाशय में। और निषेचन कहां पे होता है बेटा, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी बोलो या फेलोपियन ट्यूब, दोनों नाम से किसी भी नाम से आ सकता है, ठीक है ना। तो निषेचन तो कहां पे होगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और गर्भ का जो विकास होगा वो कहां पर होगा बेटा, गर्भाशय के अंदर। तो अगर ये गर्भधारण यानी निषेचन की अगर जो प्रक्रिया है उसको अगर कोई मादा नहीं करना चाहती, तो उसके लिए कौन कौन सी विधियां अपने अंदर ये जो चैप्टर के अंदर शामिल की गई है वो पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो इसमें लिखो पहले, लिखो गर्भ निरोधन का अर्थ है, गर्भ निरोधन का अर्थ है गर्भ निरोधन का अर्थ है गर्भ धारण को रोकना, गर्भ धारण को रोकना। पैराग्राफ चेंज करके लिखो बेटा, गर्भ निरोधन की निम्न विधियां हैं, गर्भ निरोधन की निम्न विधियां हैं। गर्भ निरोधन की निम्न विधियां हैं। फर्स्ट वाली डालो बेटा, जो तुम्हारे को लिखवाया था ना नीले पेन से, यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध, यांत्रिक अवरोध। आवाज नहीं, आवाज क्यों कर रहे हो। अब मैं उसको ही खड़ा करूंगा जो आवाज कर रहा है इधर क्वेश्चन पूछने के लिए। इस प्रकार की मादा संरचना बनाई थी ना कल बेटा अपन ने। अब इधर देखो बेटा, यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध में क्या होता है बेटा, कुछ ऐसी युक्तियों को काम में लिया जाता है जो क्या करती है बेटा, शुक्राणु और अंडाणु के जो मिलन होता है उसको क्या कर देती है, रोक देती है। कौन सी, यांत्रिक अवरोध। इसके अंदर क्या करते हैं, या तो मादा जो योनि होती है बेटा, योनि के अंदर कुछ ऐसी युक्तियां रख लेती है जिसके माध्यम से क्या नहीं हो पाता, जो शुक्राणु है वो कहां पर नहीं पहुंच पाता बेटा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो पहले, आंतरिक अवरोध के अंदर लिखो, इसमें शुक्राणु व इसमें शुक्राणु व अंडाणु, इसमें शुक्राणु व अंडाणु के निषेचन को रोक दिया जाता है। इसमें शुक्राणु व अंडाणु के निषेचन को रोक दिया जाता है। जैसे जैसे इसमें लिखो, योनि में रखने वाली युक्तियां, योनि में रखने वाली युक्तियां इसके बाद में सेकंड वाला डालो बेटा,
सेकंड कौन सी थी? शल्य क्रिया। कौन सी थी? शल्य क्रिया। डालो। डाल लिया। अब कौन बताएगा? मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर सही। कोई नहीं बोलेगा। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है? वर्षण में। ठीक है बेटा, ये वर्षण है बेटा। क्या है? वर्षण। आओ आने इधर देखो। वर्षण के अंदर किसका निर्माण होता है बेटा? शुक्राणुओं का। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं शल्य क्रिया। शल्य क्रिया में क्या होगा? इधर देखो, शल्य क्रिया में क्या होगा? पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी शामिल है इसके अंदर। क्या है बेटा? पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। अब इसके अंदर क्या किया जाता है बेटा? इसके अंदर ये जो मादा के अंदर तो क्या किया जाता है? जो ये अंडवाहिनी है, क्या है बेटा? अंडवाहिनी। इस अंडवाहिनी को काट के और इसको क्या कर दिया जाता है? धागे से बांध दिया जाता है। क्या बांध दिया जाता है बेटा? धागे से बांध दिया जाता है। ठीक है, तो अब अगर इसको दोनों को क्या कर दिया जाएगा? काट के बांध दिया जाएगा, तो इधर से जो अंडा बनेगा वो अंडा कहाँ नहीं आ पाएगा? गर्भाशय में नहीं आ पाएगा। तो इससे भी अपन क्या कर सकते हैं? गर्भ का निरोधन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो नर होता है उसके अंदर क्या किया जाता है बेटा? जो ये कौन सी वाहिनी थी? शुक्रवाहिनियां। शुक्रवाहिनियों को काट कर क्या कर दिया जाता है? वही जो सेम प्रोसेस है, काट के धागा बांध दिया जाता है। यानी पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी जो शामिल की गई है वो किसके अंदर शामिल की गई है? शल्य क्रिया के अंदर। देखो बेटा इसमें लिखो, इसमें पुरुष व महिला, इसमें पुरुष, अभी समझा रहा हूं, इसमें पुरुष व महिला नसबंदी, इसमें पुरुष व महिला नसबंदी शामिल है। अभी इधर देखो, आप समझा रहा हूं। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है? वर्षण में। वर्षण से शुक्राशय तक कौन लेकर आता है शुक्राणुओं को? शुक्रवाहिनी। अब ये जो पाइप आ रहा है बेटा, ये जो नली आ रही है, इसको अगर काट देंगे बीच में से, शुक्राणु आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे ना। तो यहाँ शुक्राणु अगर प्रतिबंधित हो जाएंगे, तो फिर अगर शुक्राणु नहीं आ पाएंगे तो ये किससे नहीं मिल पाएंगे? मादा युग्मक से। किससे नहीं मिल पाएंगे? मादा युग्मक से। ठीक है, इसी प्रकार से मादा के अंदर क्या होता है? जो अंडाणु बनता है वो गर्भाशय में किसके द्वारा आता है? अंडवाहिनी के द्वारा। अगर अंडवाहिनी को ही काट देंगे तो गर्भाशय में आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, तो निषेचन नहीं होगा। अपन क्या पढ़ रहे हैं? गर्भ रोकने की विधियां। ठीक है, इसके बाद में तीसरी डालो बेटा। तीसरी कौन सी थी? रासायनिक विधि। रासायनिक विधि। रासायनिक विधि। रासायनिक विधि लिख लिया। इसके अंदर क्या होता है बेटा? रासायनिक विधि के अंदर जो मादा होती है वो कुछ ऐसी टेबलेट या ऐसी औषधियां ले लेती है जो अपने ब्लड के अंदर मिलके, किसमें मिलके बेटा? ब्लड में मिलके जो ये अंडा निकलता है, यहाँ से जो अंडा बनता है हर महीने, तो वो अंडा क्या नहीं हो पाता? बन ही नहीं पाता। क्या नहीं बन पाता बेटा? अंडा ही नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा? निषेचन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो वो किसके द्वारा? कुछ ऐसी टेबलेट्स और औषधि आती है जो क्या करती है? इस अंड के मोचन को, जो अंडा जो बनता है उसको क्या कर देती है? रोक देती है। ठीक है, तो ये कौन सी में आएगी? रासायनिक विधि के अंदर। लिखो बेटा इसमें, इसमें कुछ रसायनों, इसमें कुछ रसायनों
ब्रैकेट में लिख लो औषधियों द्वारा, ब्रैकेट बंद कर देना, द्वारा अंडमोचन को रोक दिया जाता है, को रोक दिया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, अंतः गर्भ निरोधन विधियां। देख के डालो ना बेटा, अंतः गर्भ निरोधन विधियां। इसमें लिखो, इसमें डॉक्टर द्वारा कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। स्थापित किया जाता है। इधर देखो बेटा, ये एक इस प्रकार की संरचना होती है जो किसकी बनी होती है बेटा, कॉपर की। किसकी बनी होती है, कॉपर धातु होती है। ठीक है, अपन उसमें पढ़ेंगे कौन से वाले चैप्टर में, धातु में। ठीक है, तो ये इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है बेटा, डॉक्टर के द्वारा जो गर्भाशय है इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, इसको इस प्रकार से सेट कर दिया जाता है। अब ये रास्ता एक तरह से बंद हो गया ना इधर से। अब अगर रास्ता बंद हो गया तो शुक्राणु इधर से जाते हैं, तो शुक्राणु अगर इधर से नहीं जा पाएंगे, रास्ता बंद है, तो किससे नहीं मिल पाएंगे बेटा, अंडाणुओं से। तो ये कहां पर जो कॉपर टी है वो कहां पर स्थापित की जाती है, गर्भाशय में। कहां पे स्थापित की जाती है, गर्भाशय में। जैसे क्वेश्चन आ जाता है बेटा, कहां पे स्थापित की जाती है, गर्भाशय के अंदर। ठीक है, हाँ बेटा, अंडमोचन का मतलब होता है बेटा, यहाँ से जो अंडा बनता है ना, यहाँ से जो अंडा बन के यहाँ पे आता है उसको बोलते हैं अंडमोचन। क्या बोलते हैं बेटा, अंडमोचन। इसके बाद में एक क्वेश्चन लिखो बेटा, क्या हुआ, क्वेश्चन लिखो एक, लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। लिखो आंसर। लैंगिक व अलैंगिक जनन में निम्न अंतर है। लैंगिक व अलैंगिक जनन में निम्न अंतर है। एक तरफ लिखना है लैंगिक जनन और एक तरफ लिखना है अलैंगिक जनन। बना लिया? लैंगिक जनन फर्स्ट पॉइंट लिखो, यह उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। यह उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। उच्च, च मत करना, च, उच्च, उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। और इधर लिखना है अलैंगिक जनन के अंदर,
यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। लैंगिक जनन में सेकंड पॉइंट लिखो, इसमें नर व मादा जनक भाग लेते हैं। इसमें नर व मादा जनक भाग लेते हैं। सेकंड वाला किसमें फर्स्ट? लैंगिक में फर्स्ट। ये उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। और अलैंगिक जनन के अंदर क्या लिखना है? यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। अब लैंगिक के अंदर सेकंड पॉइंट लिखना है, इसमें नर व मादा जनक भाग लेते हैं। इसमें नर व मादा जनक, जनक का मतलब होता है माता पिता, भाग लेते हैं। और इधर लिखना है अलैंगिक के अंदर, इसमें एकल जनक भाग लेता है। इसमें एकल जनक भाग लेता है। एकल जनक भाग लेता है। इधर तीसरा पॉइंट लिखो बेटा लैंगिक जनन के अंदर, इसमें युग्मक होते हैं। इसमें युग्मक होते हैं। अलैंगिक जनन के अंदर युग्मक होते हैं क्या? वहां पे क्या होता है? जीव ही क्या करता है? नए जीव का निर्माण करता है ना। तो इसमें लिखो, इसमें युग्मक नहीं होते हैं। लैंगिक जनन में 4 पॉइंट लिखना है बेटा, इसमें आनुवांशिक पदार्थों का मिश्रण होता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थों का मिश्रण होता है। अब आनुवांशिक पदार्थ माता के भी आएंगे और पिता के भी आएंगे, ठीक है ना। तो दोनों आनुवांशिक पदार्थ मिश्रण, आनुवांशिक पदार्थ का मिश्रण होता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थों का मिश्रण होता है। इधर क्या लिखना है? इसमें आनुवांशिक पदार्थों का मिश्रण नहीं होता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थों का मिश्रण नहीं होता है। लैंगिक जनन है, उसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो माता और पिता दोनों से आते हैं ना बेटा। और दोनों आकर एक सेल बनाते हैं जिसके अंदर माता के भी आनुवंशिक गुण आ गए और पिता के भी आनुवंशिक गुण आ गए। जबकि अलैंगिक जनन के अंदर क्या करता है? अकेला जीव भी क्या करता है? नए जीव का निर्माण करता है। तो उसमें आनुवंशिक पदार्थ एक के हुए ना। इसके बाद में 5वां पॉइंट लिखो लैंगिक जनन में, इसमें संतति में विभिन्नताएं आती है। इसमें संतति में विभिन्नताएं आती है। लैंगिक जनन के अंदर लिखना है, इसमें संतति में विभिन्नताएं आती है। इसके बाद में अलैंगिक जनन के अंदर 5वां पॉइंट लिखना है बेटा, इसमें संतति में विभिन्नताएं नहीं आती है। जैसा जीव होगा वैसा ही संतति होगी, उसके यहाँ जनक जैसा ही क्या होगी? संतति होगी। लिख लिया? अलैंगिक में लिखना है, इसमें संतति में विभिन्नताएं नहीं आती है। लिख लिया? अब बुक के क्वेश्चन बेटा काहे के लिए? क्वेश्चन ढंग से पढ़, समझो। पढ़ बेटा। देखो, जो एकल जीव होते हैं ना बेटा, एकल जीव का मतलब होता है व्यष्टि। क्या होता है? व्यष्टि। व्यष्टि होता है ना। हाँ बेटा, एकल जीव का मतलब व्यष्टि होता है, ठीक है। तो व्यष्टि होती है ना बेटा,
उसके अंदर जैसे कोई अकेला जीव है, अब अकेला जीव का मतलब जैसे मैं अकेला हो गया, ठीक है बेटा। तो अगर मेरे अंदर अगर वातावरण के अनुकूल कोई परिवर्तन आते हैं, क्या आते हैं बेटा, कोई परिवर्तन आते हैं, तो मैं उसके जो वातावरण के अनुकूल, जैसे मैं तो क्या हो गया, जो मेरे डीएनए बना है वो डीएनए क्या बन गया कि मैं सर्दी में ही रह सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, ओनली सर्दी का जो क्षेत्र है वहीं पे क्या रह सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को गर्मी वाले क्षेत्र में रखेंगे जहां पर गर्मी है, वहां का वातावरण कैसा है, गर्मी वाला, तो अगर वहां पर मेरे को रखेंगे तो मेरी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो ये एकल जीव के लिए तो क्या है बेटा, हानिकारक ही है ना, क्या है, हानिकारक, यानी इसके लिए लाभदायक नहीं है। लेकिन जो समष्टि होती है, क्या होती है बेटा, समष्टि बोल दो या प्रजाति बोल दो या स्पीशीज बोल दो, उसके अंदर क्या होता है बेटा, जैसे प्रजाति का मतलब मेरी जितने भी प्रजाति है, जैसे मेरे समान दिखने वाले तुम भी क्या है, मनुष्य ही हो, तो अगर अपन सबके अंदर कोई परिवर्तन आएगा, ठीक है, तो कोई परिवर्तन आ रहा है तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वातावरण के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वातावरण के अकॉर्डिंग यानी वातावरण अपन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, चेंज। तो अपन क्या कर रहे हैं, इस वातावरण के अनुकूल अपन क्या हो पा रहे, जी पा रहे। अगर अपन कोई कहां पे सर्दी वाले क्षेत्र में अगर लेके चले जाए तो अपन जीवित रह सकते हैं क्या, वहां पे नहीं रह सकते ना। लेकिन जो वहां पर जीवित हुए हैं, यानी वहां पर जिनका जन्म हुआ है, वो वैसे उनके क्षेत्र वहां सर्दी के अकॉर्डिंग उनका जो डीएनए बना है, वो सर्दी को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, क्या कर सकता है बेटा, एक्सेप्ट। तो वहां जितने भी मनुष्य रहते हैं तो उनको इतनी सर्दी नहीं लगती, अगर अपन को ले जाएंगे तो अपन तो क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो हो सकता है अपनी मृत्यु भी हो जाए, ठीक है ना। आए बात समझ में, ये होता है बेटा इसका। एक क्वेश्चन भी था ना, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, अच्छा ग्रीवा डायग्राम के अंदर जो लिखवाया था, हाँ बेटा, ये जो गर्भाशय की दोनों दीवार जहां पर आकर मिलती है ना, उसको ग्रीवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीवा, ठीक है ना। और इसके जो बाहर होता है जो, वो उसको क्या बोलते हैं बेटा, योनि। अब इसके बाद में बुक के क्वेश्चन निकालो, पेज नंबर 154। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, पेज नंबर कितने बेटा, 154। इसके अंदर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, यानी परागण और निषेचन के पूछ रहा है ना, और निषेचन दोनों में क्या लिखना है बेटा, अंतर। अब इधर देखो बेटा, वीडियो तो चल रहा है ना, इसका आंसर लिखो, पहले लिखो, लिखो परागण क्रिया निषेचन से निम्न प्रकार भिन्न है, निम्न प्रकार भिन्न है। ठीक है बेटा। अब परागण होता है ना, तो परागण किसे बोलते हैं बेटा, नर, जो नर युग्मक थे किसके अंदर बेटा, पुष्पों के अंदर, किसके अंदर बेटा, पुष्पों के, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परागकण। तो वो परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पर जो पहुंचते हैं बेटा, तो उस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, परागण। ठीक है। निषेचन किसे बोलते हैं, नर
और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है बेटा? निषेचन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट परागण के अंदर लिखो, कॉलम बना लेना है। परागण में लिखो लिखो पराग कोश से पराग कणों का पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। ये यहाँ पर लगा ऊपर, नीचे से काट दे उसको। वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। और इधर लिखो बेटा, इसमें नर व मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है। इसमें सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, देखो यह कीट, परागण में लिखना है, यह कीट कोमा हवा कोमा जल एवं पक्षी के माध्यम में होती है। पक्षी के माध्यम में होती है। इसमें लिखो निषेचन, यह निषेचन वाले में बेटा, इसमें नर युग्मक को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य, इसमें नर युग्मक को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इधर देखो बेटा, उधर तो जो परागकण बन रहे थे उनको वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए किसकी जरूरत हो रही थी? या तो पक्षियों की या कीटों की। जबकि जो निषेचन है, इसके अंदर जो नर युग्मक और मादा युग्मक मिल रहे थे, तो उसके अंदर नर जो युग्मक था बेटा, वो खुद ही वो क्या कर रहा था, वो पूंछ की सहायता से गति करके कहां पर जा रहा था? मादा युग्मक के पास। यानी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है इसमें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? हाँ बेटा, शुक्राशय का जो कार्य है वो लिखना है, ठीक है, और प्रोस्टेट ग्रंथि की का जो कार्य है वो लिखना है इसके अंदर, ठीक है। जो लिख लोगे तुम तो डायरेक्ट समझ में भी आ रहा है, तो डायरेक्ट सोन लगा लो चाहे से, अगर नहीं लिखना चाहो तो। ये लिखना है ना, ठीक है ना।
कर ही लिया करो क्वेश्चन को सबसे बढ़िया जाके, ठीक है ना। तो कर लेना शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि में लिखवाया था ना मैंने वो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटा। इधर देखो बेटा, मैं बताया था ना तुम्हारे को। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? जो गौण लैंगिक लक्षण बताए थे ना मैंने। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसमें मादा के पूछ रहा है, तो अब नर का कहीं नहीं दे रखा है, तो नर का पूछ ले तो तुम्हारे को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये लिख लेना घर से, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखो, बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 3 का लिखोगे आंसर, ये लिख लोगे? लिखो, चलो आंसर लिखो। करना क्या है, कुछ नहीं करना, लिखो आंसर। लिखो बेटा। यौनारंभ के समय, हाँ, यौनारंभ के समय लड़कियों में निम्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब 55 डाल के लिखना बेटा। फर्स्ट पॉइंट लिखो, आवाज महीन। फर्स्ट पॉइंट लिखो, आवाज महीन एवं सुरीली हो जाती है। आवाज महीन एवं सुरीली हो जाती है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, आर्तव चक्र अब वहां लिखवाया था ना बेटा, वो क्या बोलते हैं, रजोधर्म लिखवाया था ना तुम्हारे ऊपर, इसको ही बोलते हैं आर्तव चक्र। तो ये नाम से भी याद रख लेना, ठीक है ना, या फिर वहां पे लिख लेना तुम तुम्हारे हिसाब से। लिखो, आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, त्वचा तैलीय हो जाती है। त्वचा तैलीय हो जाती है। ये 3 पॉइंट याद रख लेना बेटा, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है? लिखवाया था ना बेटा, हाँ लिखवाया था ना, वहां पे वो प्लेसेंटा के द्वारा है ना, तो वो लिखना है बेटा इसके अंदर। कार्य क्या लिखवा रखा है मैंने? यहां तक लिखना है बेटा। गर्भाशय में पोषण प्लेसेंटा अपरा द्वारा मां के शरीर में होता है। प्लेसेंटा के द्वारा मां के रक्त में उपयोगी पदार्थ जल, ऑक्सीजन, ग्लूकोज आदि खनिज लवण भ्रूण तक पहुंचा दिए जाते हैं। ये करना बेटा, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई महिला कॉपर टीका प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा? जो कॉपर टी होता है बेटा, हाँ बस ये यहाँ तक लिख रखा है ना, हाँ यार। यदि कोई महिला
कॉपर टी का प्रयोग कर रही है। कॉपर टी भी पढ़ाया था ना बेटा। तो कॉपर टी गर्भ को रोकने के लिए, यानी गर्भ धारण जो होता है उसको रोकने के लिए यूज में ली जाती है, ना कि यौन संचारित जो रोग होते हैं तो उसको रोकने के लिए नहीं की जाती है। तो आंसर लिखो बेटा इसका। नहीं लिखो मेरे को, नहीं यह केवल गर्भ धारण को रोकती है। नहीं केवल यह गर्भ धारण को रोकती है। बस इतना ही बेटा। इसके बाद में नहीं यह केवल गर्भ धारण को रोकती है। अभ्यास के रह रहे सब चैप्टर खत्म हो जाएगा, करवा देता हूँ। अभ्यास के क्वेश्चन रह रहे मेरे, तो आज चैप्टर खत्म, तो तीसरा ले लूंगा ना। ये अभ्यास के करवा दें दो, तो आप पढ़ा लो ना उधर जब तक। ये तीसरा पीरियड ले लूंगा ना उधर। बस अब 2 मिनट ले लो। अभ्यास के क्वेश्चन बेटा, अभ्यास के क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसमें लगाओ बेटा ईस्ट। हाँ ईस्ट एग्जाम्पल नहीं लिखवाया था, इसमें भी क्या होता है, मुकुलन होता है बेटा। तो ईस्ट लगा लो इसमें। अपन आए ड्रामे पढ़े थे ना मुकुलन, तो ईस्ट भी लिख लेना है वहां पे एग्जाम्पल, कि जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि ईस्ट में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, तो कौन सा होता है बेटा, मुकुलन है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है ना, शुक्रवाहिका नहीं है ना बेटा। शुक्रवाहिनी को बोलते हैं शुक्रवाहिका। ये डिम्बवाहिनी बेटा उसको ही बोलते हैं। फिर एक नाम और लिख लेना, किसका, फैलोपियन ट्यूब को। जो फैलोपियन ट्यूब है बेटा, हाँ उसको डिम्बवाहिनी बोलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, पराग कोश में होते हैं। पराग कण लगाओ बेटा। अलैंगिक जनन, क्वेश्चन नंबर 4, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। इसमें लिखना है बेटा कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के निम्न लाभ है। ठीक है, तो मैंने अभी लिखवाया था लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर। तो लैंगिक जनन के जितने भी अंतर वो लिखवाए थे ना पॉइंट, वो सारे के सारे लिख देना कि निम्न अंतर है। ठीक है ना, एक के ओनली ऐसे लिखना है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन निम्न प्रकार से लाभदायक है। फिर लैंगिका लिखना है, बस लैंगिका ही लिखना है, उसमें उस पॉइंट बताना है। ठीक है ना, नीचे पॉइंट लिख देना फिर लैंगिक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, मानव में वर्षण के क्या कार्य है। वर्षण के कार्य लिखवा दिया बेटा। ठीक है, तो इसको कर लेना खुद। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, ऋतुस्राव क्यों होता है, ये भी लिखवा दिया बेटा। ठीक है, ये भी कर लेना। इसके बाद में पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाए, पुष्प का डायग्राम बना दिया, ये बना लेना। हाँ करवा दिया बेटा। यदि अंड का निषेचन नहीं होता तो योनि मार्ग के द्वारा रक्त का स्त्राव होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव, तो लिख देना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है। तो ये विधियों का नाम लिखना है बेटा, है ना, नाम लिखना है बस, विधियां कौन कौन सी है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीवों में जो अलैंगिक जनन होता है और बहुकोशिकीय जीवों में जो कौन सा जनन होता है, लैंगिक। तो इसमें भी कौन सा आएगा, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर आएगा। तो एक तरफ क्या लिख देना, एक कोशिकीय जीवों में अंतर, और एक तरफ बहुकोशिकीय जीवों में के जनन में अंतर, तो वही अलैंगिक और लैंगिक वाले। ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, जनन की किस स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। हाँ जनन, इसका लिख लो बेटा, तुम लिख लो। दसवें का आंसर जल्दी से लिखो।
लिखो जीवों द्वारा अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीवों द्वारा अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जनन आवश्यक है। जनन द्वारा बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जनन द्वारा जनक पीढ़ी जनन द्वारा जनक पीढ़ी संतति पीढ़ी का निर्माण होता है। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी का निर्माण होता है, जो आगे चलकर पीढ़ी का निर्माण करती है। जो आगे चलकर पीढ़ी का निर्माण करती है और संतान पीढ़ी का निर्माण करती है और संतान उत्पन्न करती है। यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है। इस प्रकार जाति का समष्टि में स्थायित्व बना रहता है। इस प्रकार जाति का समष्टि में स्थायित्व बना रहता है। लिख लिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, गर्भ निरोधन युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? इसका आंसर लिखो बेटा। फर्स्ट पॉइंट लिखो, तुम ये एक लाइन छोड़ देना जिसमें तुम लिख देना ऐसे कि गर्भ निरोधन युक्तियां अपनाने के निम्न कारण है ना, तो फर्स्ट कारण लिखो डायरेक्ट। फर्स्ट कारण लिखो, जनसंख्या वृद्धि या जन्म दर को रोकने के लिए जनसंख्या वृद्धि या जन्म दर को रोकने के लिए। इसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखो, अवांछित गर्भधारण रोकने हेतु लिख लिया। तीसरा पॉइंट लिखो, यौन संक्रमित रोगों से बचाव के लिए। यौन संक्रमित रोगों से बचाव के लिए बस हो गए। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर खत्म हो गया अपना।